हेलो स्टूडेंट, आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को हम लोग देखे थे, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल न्यूमेरिकल भी देखे थे और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसी को हम लोग समझने के लिए सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया है क्या एक्चुअली में, इसके पूरे डिटेल के बारे में और उसके क्या टाइप्स हैं। तो सबसे पहले इनर्शिया होता क्या है। हम लोग इनर्शिया के बारे में कहते हैं एक्चुअली में कि द टेंडेंसी of an object to resist the change of state, the tendency of an object to resist the change of state of rest or of uniform motion. सबसे पहले हमने डिफिनेशन इसलिए लिखा क्योंकि इसके हर एक वर्ड में एक इंपॉर्टेंस है। जैसे टेंडेंसी, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टेंडेंसी हम किसे कहते हैं? एक बॉडी का, अब सभी बॉडी का अपना एक टेंडेंसी होता है। जैसे हर एक बॉडी का अपना एक फिजिकल टेंडेंसी होता है वर्क करने का, उसका अपना एक एनर्जी कैपेसिटी होता है। उसी तरह से हर एक बॉडी का अपना एक टेंडेंसी होता है। यह नेचुरल है कि वह अगर वह रेस्ट में है तो वह रेस्ट में रहना चाहेगा, और अगर यूनिफॉर्म में है तो वह यूनिफॉर्म में रहना चाहेगा, और अगर उसे कोई चेंज करना चाहता है तो उसके लिए वो रेसिस्ट करेगा, मतलब उसको वह रोकने का कोशिश करेगा। तो इसे ही हम बोलते हैं इनर्शिया, कि द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट, कि वह रेस्ट में है तो वो अपने स्टेट को चेंज करने के लिए वह रेसिस्ट करेगा, और अगर वह यूनिफॉर्म मोशन में भी है तो भी वह उसको यूनिफॉर्म मोशंस को चेंज होने के लिए वह रेसिस्ट करेगा। अगर चेंज कोई कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स तो वह उसको क्या करेगा? रेसिस्ट करेगा। इसे ही हम इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया के मेनली 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम कैसे बोलेंगे कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में रहना चाहता है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स इंप्लीमेंट नहीं करे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इट इज द टेंडेंसी of an object to resist the change of state of rest। ये क्या है? एक ऐसा टेंडेंसी है जब कोई बॉडी रेस्ट में रहता है तो वह रेस्ट में ही रहना चाहता है, उसके लिए वह क्या करता है? रेसिस्ट करता है। इसे ही हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इसका एग्जांपल क्या है? जैसे अगर कोई पर्सन बस में बैठा हुआ है, बस में वो बैठा हुआ है, और जैसे ही बस खुलता है तो वह पर्सन जो है पीछे की ओर महसूस करेगा कि हम पीछे की ओर हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वह बस के फिजिकली कांटेक्ट में, बॉडी का ये पोर्शन है फिजिकली कांटेक्ट में। अगर कोई आदमी बैठा हुआ है, ये कोई आदमी खड़ा है, तो ये जो बॉडी है उसका ये पार्ट्स वह डायरेक्टली फिजिकली कांटेक्ट में है। वैसे तो कांटेक्ट में सारा है, लेकिन जो इफेक्ट होता है स्टार्टिंग में वह इसी पोर्शन तक आ पाता है। क्योंकि जब कोई भी व्हीकल जब स्टार्ट होता है तो वह स्टार्ट जैसे ही हुआ तो उसका इफेक्ट जो है वह बॉडी के ऊपरी पार्ट पर दिखता है। जैसे ही वह स्टार्ट होता है तो वह फिजिकली कांटेक्ट होने के कारण यह पार्ट जो है मोशन में तो आ जाता है, लेकिन ये अपर पार्ट जो है यह मोशन में नहीं आ पाता है, जिस कारण से वह यह चाहता है कि हम रेस्ट में ही रहें। इसलिए यह जो पार्ट है वह वहीं पे रहना चाहता है और यह पार्ट आगे चला जाता है, इसलिए वो बंदा अपने आप को पीछे महसूस होता हुआ दिखता है। यह है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है कि जैसे मान लेते हैं कि एक ग्लास है और उस ग्लास के ऊपर में हम एक कार्डबोर्ड रखते हैं, और उस कार्डबोर्ड के ऊपर में एक कॉइन रखें।
अगर हम इस कॉइन को जैसे इस हम कार्डबोर्ड को जैसे फ्लिक करते हैं तो यह कार्डबोर्ड हमारा आगे की ओर चला जाएगा और यह कॉइन इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, टेंडेंसी के कारण यह कॉइन इस ग्लास के में गिर जाएगा। अगर हम किसी पेड़ को, किसी पौधे को, मैंगो या कुछ इस तरह के पौधे को अगर हम सेक कर दे, हिलाते हैं, तो वह जो फ्रूट्स है वह नीचे की ओर गिर जा रहा है, वह भी हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ही एग्जांपल है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है? यह भी एक टेंडेंसी है। इट इज द टेंडेंसी of an object to resist the change of state of uniform motion, कि यदि कोई बॉडी अपने यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो वह यूनिफॉर्म में ही रहना चाहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स इंप्लीमेंट नहीं हो। अब ये यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि उसका स्पीड, वेलोसिटी, ये सभी कुछ जो है वह कांस्टेंट रहे, वो वेरी नहीं करे, ना ही कोई डायरेक्शन चेंज हो, ना ही कोई स्पीड चेंज हो, तभी जाकर के हम बोल सकते हैं कि वह इनर्शिया ऑफ मोशन कहलाएगा। अब इसका एग्जांपल फिर से, बस में बैठा हुआ आदमी बस जो है वो काफी स्पीड से चल रही है और जैसे ही ब्रेक लगता है, या हम बाइक पे बैठे रहते हैं, जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं अचानक से, तो हमें क्या महसूस होता है कि हमारा जो बॉडी का जो आगे का ये जो पार्ट है, अपर पार्ट, यह आगे की ओर थोड़ा सा चल जाता है। ऐसा क्यों होता है? फिर से यह पार्ट जो है वह डायरेक्टली कांटेक्ट में है किसके? उस व्हीकल के, उस सरफेस पे डायरेक्टली कांटेक्ट में है। तो जैसे ही ब्रेक लगता है तो यह इसे फील होता है कि हमें रेस्ट में आना है और यह पार्ट रेस्ट में आ जाता है। लेकिन अपर पार्ट जो है बॉडी का, वह अभी भी उसे महसूस नहीं हो पाता है कि रेस्ट में हमें आना है, वह मोशन में ही रहता है। तो वह इसलिए थोड़ी दूर तक मोशन में ही रहना चाहता है, यूनिफॉर्म मोशन से थोड़ी दूर तक। इसलिए वह आगे की ओर, जैसे ही ब्रेक लगता है अचानक से, तो वह बॉडी आगे की ओर चला जाता है। यह एग्जाम्पल है हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन का। इसका एग्जाम्पल एक और है कि जैसे कोई एथलीट जो है वह रन करता है, वह रन करते करते उसे यहां से जंप करना है और ये लेंथ को, मतलब इस लेंथ को पूरा क्रॉस कर देना है। यह 10 मीटर का है और इसको 10 मीटर का यह जंप को पूरा कर देना है, हाई जंप, मतलब इतना। वह दौड़ करके आता है, दौड़ते दौड़ते यह यहां से अपने पैर को क्या करता है, ऊपर की ओर दोनों पैर को उठा लेता है। जैसे ही उठाता है ऊपर की ओर, तो चूंकि वह दौड़ते हुए आ रहा है तो इसका मतलब वह पूरा अपने मोशन में रहता है। और जैसे ही मोशन में रहा और इस पोजीशन पर, क्योंकि यह फाइनल एंड पॉइंट है इसका, यहां से अगर वो आगे जाएगा तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो इस पोजीशन पे आने के बाद वह अपने पैर को जैसे ही उठाता है तो वह आगे की ओर फिर भी वह चलता हुआ महसूस होता है। चलता हुआ मतलब ग्राउंड से नहीं, ऊपर की ओर वह थोड़ी दूर तक उड़ता हुआ, चलता हुआ, जो कह रहे हैं आप, तो उस तरह से महसूस करता है और वह फिर उस पोजीशन तक पहुंच जाता है। इसने चलना तो बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी वह क्यों यहाँ तक आया? वह इसलिए आया क्योंकि बॉडी उसका मोशन में था और वह मोशन में ही रहना चाहा, इसलिए बॉडी इतनी दूर तक। तो ये भी एग्जांपल है हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन का। नेक्स्ट है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन किसे कहते हैं? इसमें भी इट इज द टेंडेंसी of an object to resist
द चेंज ऑफ state of uniform of direction of a direction, वह जो डायरेक्शन है वो उसी डायरेक्शन में रहना चाहता है, वो चेंज नहीं करना चाहता है। इसके लिए एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि एक व्हील है, वह व्हील एक मड में चल रहा है और मड में जाने के कारण इस पे पूरे चारों बगल से मड लग चुका है इस व्हील पे, और हम जानते हैं कि सर्कुलर पाथ के हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता है। तो ये जो पॉइंट पे आ रहा है मड, तो ये मड जो है वो क्या चाहेगा कि हम जिस पॉइंट पे उस डायरेक्शन में हम जाना चाहें। और इसका फील हम करते हैं कभी कभी कि अगर हम बगल में इसके कहीं खड़े हैं, कोई अगर व्हीकल जा रहा है और नीचे में काफ़ी मड है, कादो है, मिट्टी है, तो इस व्हील के कारण जो है यह पीछे की ओर हमें हमारे बॉडी पे यह कभी कभी आता हुआ महसूस होता है, क्योंकि यह जो है उसी डायरेक्शन में रहना चाह रहा है जिस डायरेक्शन में पहले था। इसलिए यह जो एग्जाम्पल है यह इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का ही है। इसका है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। तो इस तरह से हम लोगों ने इनर्शिया को समझा और इनर्शिया के तीनों टाइप को देखा। अब इनर्शिया और मास में क्या रिलेशन है? अगर हम इनर्शिया और मास के रिलेशन को समझें तो हमें यह इनर्शिया और भी अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअल में इनर्शिया डिपेंड किस चीज़ पे करता है। तो इसे अब हम समझते हैं कि इनर्शिया जो है वह कैसे डिपेंड है मास पर। हम कैसे कह सकते हैं कि वह मास पे डिपेंड है? रिलेशन बिटवीन मास एंड इनर्शिया, मतलब कि मास और इनर्शिया में क्या रिलेशन है, मतलब इनर्शिया जो है वो मास पे कैसे डिपेंड करता है या नहीं करता है, देखते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल से लेकर के स्टार्ट करते हैं कि मान लेते हैं कि हम एक एलिफेंट और एक एंट दो लेते हैं और दोनों को हम एक साथ एक हाइट से गिराते हैं और कंडीशन यह रखते हैं कि सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर को वैक्यूम कर दे रहे हैं, एयर कुछ है ही नहीं। जब दोनों को एक साथ गिराते हैं तो दोनों एक साथ जमीन पे गिरेंगे, और अगर हम एलिफेंट के सामने अगर जाकर के उसको कैच करने का या उसको रोकने का कोशिश करें तो हम खुद दब जाएंगे, लेकिन एंट के साथ ऐसा नहीं। दोनों तो एक ही साथ आ रहा था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे मास ज्यादा था एलिफेंट का, इसलिए इनर्शिया भी ज्यादा था। क्या कहें? मास ज्यादा था इसलिए इनर्शिया भी ज्यादा था। अगर हम एक और एग्जांपल ले कि मान लेते हैं कि एक पर्सन है, तीन कंडीशन दिया हुआ है आपको, तीन सिनारियो दिया हुआ है कि एक सिनारियो है एक साइकिल जो है वो 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आ रही है, दूसरा बाइक है, यह एक बाइसिकल है, सेकंड हमारा बाइक है, उसका भी स्पीड क्या है 5 मीटर पर सेकंड, और एक जो है वो ट्रेन है, क्या है? ट्रेन है, उसका स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है। हमने एक बंदे को कहा कि तुम जाओ इसको रोक करके दिखाओ, तो वो कहा कोई बात नहीं, 5 मीटर पर सेकंड कोई बहुत बड़ा स्पीड नहीं है, वो आराम से गया और उसको कहेगा कि ठीक है रोक देगा उसको, एक हैंड से ही रोक दिया। फिर वह बोले कि बाइक को भी रोक करके दिखाओ, कहा ठीक है कोशिश करते हैं, इसे भी रोक करके दिखाते हैं, 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आ रहा है, उसको रोक करके दिखा। फिर कहीं थोड़ा इसके सामने में जाकर के रोक करके दिखाओ, ट्रेन है, तो वह यहाँ पे जाना नहीं चाहता है। क्यों नहीं जाना चाहता है? स्पीड तो चलिए सेम है, सभी में स्पीड सेम है, लेकिन यहाँ पे ट्रेन है, ये ट्रेन है, ये मास कितना बहुत ज्यादा होगा मास इसका, इस कारण से वह उसके सामने नहीं जाएगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा इनर्शिया ट्रेन का हुआ और बाइक का, उसके बाद बाइसिकल का, तो सबसे कम बाइसिकल का हुआ और सबसे ज्यादा ट्रेन का इनर्शिया हुआ। अब इसे हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से समझेंगे कि सही में क्यों मास पे डिपेंड करता है इनर्शिया। अगर मास इंक्रीज करता है तो क्यों इनर्शिया ज्यादा रहता है, देखते हैं। हम एक ब्लॉक लेते हैं एम मास का, जिसे हम नेम देते हैं ए। ये ए ब्लॉक है एम मास का, कैपिटल एम, और एक छोटा सा ब्लॉक है एम मास का, स्मॉल एम, इसे हम बोल रहे हैं बी ब्लॉक। ए ब्लॉक है और ये बी ब्लॉक है। इस ए ब्लॉक पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं कैपिटल एफ, वही फोर्स हम इस पे भी लगा रहे हैं कैपिटल एफ, ठीक है।
अब इस पे जब हम फोर्स मास एक्सेलरेशन के बीच में एक रिलेशन जो हम लोग कहते हैं कि एक्चुअली में न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ है वो सेकेंड लॉ ही एक्चुअल में लॉ है और उसी से हमारा फर्स्ट और थर्ड लॉ का कंसेप्ट निकल करके आता है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो F इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, हम जानते हैं। अब F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखे हैं तो हम A जो एक्सेलरेशन लिख रहे हैं वह किसके लिए लिख रहे हैं, इस A ब्लॉक, कैपिटल A ब्लॉक के लिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे F बाई M। अब ये M कैपिटल क्यों दे दिया, कि मास हमारा क्या है, M है। ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है मास फोर्स मास एक्सेलरेशन में। अब यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो फिर से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन A कैपिटल B इज इक्वल टू F बाई M लिखेंगे। अगर हम इस दोनों एक्सेलरेशन को डिवाइड करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, A कैपिटल और A ये B। अब ये वैल्यू क्या है हमारा, कैपिटल F बाई M, और ये वैल्यू क्या है हमारा, F बाई स्मॉल m। तो यहां से हम क्या देखें, A अपॉन A B इज इक्वल टू F अपॉन M इंटू M अपॉन F। ये हमारा कैंसिल आउट, और A और ये हमारा B का रेशियो जो आया वो M अपॉन M आया। और यहाँ पे हम बोलना भूल गए कि ये जो बड़ा ब्लॉक है कैपिटल M और ये जो छोटा ब्लॉक है स्मॉल m, ये कैपिटल M जो है वह ग्रेटर देन है स्मॉल m के। देखने में भी लग रहा है, बोल दिया गया। अब ये जो m अपॉन m है ये बड़ा है तो निश्चित रूप से इसका वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो जैसे ही लेस देन 1 होगा तो हम कह सकते हैं कि a अपॉन b इज इक्वल टू 1। लेस देन 1 है मतलब एक से छोटा है, ये हमारा छोटा है, इक्वल नहीं लेस देन 1। तो ये जो a जो वैल्यू है एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का, कैपिटल A ब्लॉक का एक्सेलरेशन वह लेस देन हो जाएगा किसके, इस ब्लॉक के B के। ये हम फाइनल रिलेशन निकालना चाह रहे थे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो हेवी मास है उसका एक्सेलरेशन कम है कंपेयर टू इसके। तो देखिए ये हमारा एक्सेलरेशन पे डिपेंड किया कि एक्सेलरेशन किसका कम है, इसका स्मॉल मास का, और बिगर मास का क्या है, एक्सेलरेशन ज्यादा है। तो इस कारण से भी हमारा ये जो इनर्शिया जो है वह मास पे कैसे डिपेंड हुआ, तो यह एक्सप्रेशन था आपको एक्सेलरेशन निकाल करके। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब द वीडियो। ओके, थैंक यू।